गरीब जादुई करेले वाला। अशोक बहुत ही मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाता था और उन्हें मंडी में जाकर बेचता। इसी से उसका गुजारा चलता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। बहन जी, लौकी ले जाओ। आप कई बार बोल भी चुकी थी, तो सोचा आज लेकर ही आता हूँ। हाँ भैया, मुझे ना 2 किलो लौकी और 2 किलो बैंगन कर दो। और करेले भी लाए हो क्या? नहीं बहन जी। भैया, अब तो गर्मियों की सब्जियां शुरू हो गई हैं, तो करेले भी ले आना, ठीक है? बहन जी, मैं कुछ दिनों में करेले भी रखूंगा। आप मंडी में अगली बार आओगे तो आपको करेले जरूर मिलेंगे। और अशोक भाई, करेले हैं क्या? नहीं साहब, कुछ दिनों में करेले की फसल बस होने ही वाली है। फिर आपको ताजे ताजे करेले मिल जाएंगे। हाँ हाँ, ले आना। मेरी माता जी को करेले बहुत पसंद है भाई। और वो भी तुम्हारे खेत के करेले तो उन्हें बहुत पसंद हैं। उस दिन अशोक को करेले के लिए काफी ग्राहकों ने बोला था। घर आकर अशोक अपनी पत्नी सुधा को ये बात बताता है। सुधा, आज मंडी में बहुत लोगों ने करेले के बारे में पूछा था। मैं सोच रहा हूँ इस बार गर्मियों में अच्छी बिक्री हो जाएगी। सीजन की सब्जी है और अच्छे पैसे भी आ जाएंगे। तो इस साल बबली के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। आप ठीक कह रहे हो जी। आपने बहुत सही किया जो इस बार करेले उगा दिए। बस अब बबली की शादी हो जाए तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तभी अशोक को बाहर से कोई आवाज लगाता है। अशोक बाहर जाता है तो बाहर सेठ महाजन आया हुआ था। आइए महाजन जी, मैं खुद आपके पास मिलने आने ही वाला था। अरे मुझे सब पता है, तू मुझे मिलने नहीं आने वाला था। मुझे ही तेरे पास आना पड़ता है। बात सुन, अब मैं और कर्ज नहीं रोक सकता। तुझे मेरे सारे रुपये लौटाने होंगे। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसमें मुझे रुपयों की जरूरत है। तू मेरे 20,000 रुपए वापस कर दे। पर महाजन जी, मैंने तो आपसे 3 महीने की मोहलत मांगी थी। अभी तो कर्ज देने के लिए मेरे पास 3 महीने का समय बाकी है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। महाजन जी, मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, तू कहीं से भी इंतजाम कर। मुझे 2 दिन में मेरे पैसे वापस चाहिए। महाजन की नजर करेलों के खेत पर पड़ती है। अरे वाह, करेले तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ लड़कों को भेजूंगा। सारे करेले तोड़कर उन्हें दे देना। इन करेलों को बेचकर तेरा कर्ज उतर जाएगा। मालिक, मालिक ऐसा ना कहो। ये करेले बड़ी मुश्किल से मैंने उगाए हैं। अगर ये आपने ले लिए तो मैं इतने महीने तक क्या करूंगा? ये मेरी 2-3 महीने की मेहनत है। मैं थोड़े थोड़े पैसे लौटा दूंगा महाजन जी। मुझ गरीब पर दया कीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ और 2-3 दिन में लड़कों को भेजूंगा। और 2-3 दिन के बाद उसने लड़कों को भेजकर सारे करेले टोकरों में भरकर मंगवा लिए। अशोक कुछ भी नहीं कर सका। जो उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अशोक और सुधा दोनों चिंता में घुले जा रहे थे। बबली भी अपने माता पिता को चिंता में देखकर बहुत दुखी थी। माँ, बापू, चलो कुछ खा लो, मैंने दाल चावल बनाए हैं। तभी दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बाबा को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, दाल चावल तो इतने ही थे और पतीले में भी नहीं है। बिटिया, एक काम कर, इसमें से थोड़े चावल अलग करके बाबा को दे दे। अगर मैंने ये चावल बाबा को दे दिए तो आप भूखे रह जाओगे, और घर में चावल भी नहीं रखे हैं पिताजी। बाबा को ऐसे द्वार से खाली लौटाना भी तो ठीक नहीं है। तू उन्हें ये देकर आ। बबली दाल चावल साधु बाबा को खाने के लिए देती है।
साधु बाबा वहीं द्वार पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। बाबा, आप ये खाना खाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनो जी, थोड़े चावल मेरे से भी ले लो। क्या सोचा था और क्या हो गया? सुधा, मैंने सोचा था इस बार अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देंगे, पर मुझे क्या पता था कि महाजन मेरे साथ ऐसा करेगा। करेले की फसल से बहुत उम्मीद थी। सोचा था करेले बेचकर अच्छी बिक्री हो जाएगी, पर महाजन ने हमारी कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। ग्राहक करेला मांग रहे थे। क्या करूंगा? अब तो फसल उगने में भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा सुधा। अशोक की बातें वो साधु बाबा सुन रहे थे और वो अशोक से कहते हैं, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज मुझ भूखे का पेट भरा है, अपने भोजन का निवाला मुझे दिया है। जीते रहो बेटा, चिंता मत करो। आज रात की बारिश के बाद कल नया सूरज जरूर उगेगा। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। उस रात बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हुई, जिससे अशोक की पूरे खेतों में पानी भर गया। अगली सुबह जब अशोक उठा तो उसने देखा कि बहुत तेज धूप निकल आई है और उसका खेत करेले की फसल से भरा हुआ था। पूरे खेत में करेले ही करेले भरे हुए थे। अशोक को साधु बाबा की बात याद आती है। साधु बाबा के शब्द मुझे समझ में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रात की बारिश के बाद नया सूरज उगेगा। ये सब क्या है सुधा? हमारा पूरा खेत करेले की फसल से भरा हुआ है। हो ना हो जी, वो साधु बाबा जरूर चमत्कारी बाबा थे, तभी तो हमारे खेत में एक रात में ही करेले लग गए। बापू, ये करेले तो बहुत अच्छे दाम में बिक जाएंगे। हाँ बिटिया, ये सब अच्छे दाम में बिक जाएंगे। उन्होंने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। अशोक खुशी खुशी खेत में से सारे करेले तोड़ लेता है। अशोक के सभी करेले सब्जी मंडी में बढ़िया दाम में बिक जाते हैं और उस दिन अशोक को खूब मुनाफा होता है। कुछ समय के बाद अशोक और सुधा एक अच्छा लड़का देखकर धूमधाम से बबली की शादी करते हैं। अब अशोक जब भी अपने खेतों में सब्जी उगाता तो उसे हमेशा अच्छा मुनाफा होता। धीरे धीरे अशोक और सुधा की सारी गरीबी दूर हो जाती है। बबली भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अशोक और सुधा के सारे दुख दूर हो गए थे। सुमित्रा सुबह उठती है और अपने आंगन में देखती है, हे भगवान, इतना बड़ा बैंगन का पेड़ और इतने सारे बैंगन। सुमित्रा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो पेड़ के पास जाती है और उसे चारों ओर से हाथ लगाकर देखने लगती है। इतने बड़े बड़े और सुंदर हरे बैंगन, लेकिन ये कैसे हुआ? सुमित्रा के घर में जो बैंगन का पेड़ कल तक मात्र 1 फुट का था, वो रातों रात 10 फुट का पेड़ बन गया था और वो पेड़ हरे बैंगनों से भरा पड़ा था। सुमित्रा उस बैंगन के पेड़ को देख रही थी। इतने में उसकी बेटी तानिया भी उठकर बाहर आ जाती है और बैंगन के पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, इतना बड़ा बैंगन का पेड़ ये कहाँ से आया? क्या आपने इसे यहाँ लगाया है? अरे, मैं तो खुद इसे यहाँ देखकर हैरान हूँ। लेकिन माँ, हम इतने बैंगनों का क्या करेंगे? सुमित्रा पेड़ से बैंगन उतारने लगती है। दोनों मिलकर ढेर सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये सारे बैंगन आसपास के घरों में बांट देते हैं। इतने बैंगन हम दोनों कैसे खा सकते हैं? तानिया और सुमित्रा सारे बैंगन लोगों को बांट देते हैं और कुछ सब्जी अपने लिए बनाकर खा लेते हैं। माँ, इस बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है।
हाँ हाँ, सच में ये बैंगन तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ऐसे बैंगन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। बाकी लोगों को भी बैंगन बहुत पसंद आते हैं। अगली सुबह तान्या सुबह सुबह उठकर बाहर जाती है। वो बैंगन के पेड़ को देखकर चिल्लाती हुई घर के अंदर भागती है। माँ, माँ देखो, माँ देखो वो बैंगन का पेड़, जल्दी चलो माँ। सुमित्रा डरकर तान्या की आवाज से उठती है। क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ? तान्या अपनी माँ को खींचकर बाहर ले जाती है। सुमित्रा जैसे ही बैंगन के पेड़ को देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे ये क्या, कल ही तो सारे बैंगन तोड़े थे और आज फिर पूरा पेड़ हरे हरे बैंगनों से भरा पड़ा है। माँ, क्या आज फिर सारे बैंगन लोगों के घरों में बांटने हैं? नहीं, अब हम ये बैंगन बेचा करेंगे। फिर क्या था, दोनों माँ बेटी सारे बैंगन तोड़ते हैं और अपने घर के बाहर एक ठेली पर रखकर उन्हें बेचने लगते हैं। लोग जैसे ही उन हरे बैंगनों को देखते हैं तो उनसे रुका नहीं जाता। अरे सुमित्रा बहन, जो बैंगन आपने कल हमें दिए थे, ये वही बैंगन है ना? कल वाले हरे बैंगन तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, सबने खुश होकर खाए। हाँ हाँ बहन, वही है। आज हम 30 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, फिर 1 किलो मेरे लिए भी डाल दो। सुमित्रा उस औरत को बैंगन दे देती है। उसके बाद लोग एक एक करके वहां आने लगते हैं और दोपहर तक सारे ही बैंगन बिक जाते हैं। आज सुमित्रा ने अच्छी कमाई कर ली थी। अब ऐसे ही हर सुबह बैंगन का पेड़ बैंगनों से भरा होता था और सुमित्रा और तानिया हर रोज ताजे बैंगन तोड़कर सुबह उन्हें बेच देते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए तो सुमित्रा बैंगन बेच बेच कर अमीर हो जाती है। सुमित्रा अपने छोटे से घर की जगह एक बड़ा सा घर बनवा लेती है और अब अपने गांव में वो सबसे अमीर थी। हर कोई उसे सुमित्रा जादुई बैंगन वाली के नाम से जानता था। एक दिन सुमित्रा बैठी हुई थी, तभी तानिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, आखिर हमारे घर ये जादुई बैंगन आया कहाँ से? हर रोज बैंगन तोड़ने पर भी अगले दिन उतने ही बैंगन कहाँ से आ जाते हैं? ये तो मुझे नहीं पता और ना ही मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा, लेकिन ये जादुई बैंगन की कुछ तो कहानी जरूर होगी। लेकिन कुछ भी हो, आज इसी की वजह से हम गांव में सबसे अमीर बने हैं। तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते तो वो भी कितना खुश होते। हम मिलजुल कर तुम्हारी शादी करते। शादी की बात बोलते ही सुमित्रा को कुछ याद आता है। उन दिनों घर की हालत बहुत खराब थी और उसकी बेटी तानिया के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। सुमित्रा बहुत सारे पंडितों के पास जाती है और बहुत सारी पूजा और उपाय भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो भी रिश्ता आता वो सुमित्रा के गरीब घर को देखकर मना कर देते थे। एक दिन सुमित्रा पूजा करने मंदिर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा बैंगन का पौधा दिखता है जिस पर 3 बैंगन लगे थे। मंदिर से आते समय इस पौधे को घर ले जाऊंगी और बैंगन का भरता बना लूंगी और पौधा घर के आंगन में लगा दूंगी। हाँ, पहले मंदिर से आती हूँ। पूरे रास्ते में भी उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि तब तक कहीं कोई और उन बैंगनों को न तोड़ ले। इतनी देर में सुमित्रा मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर के सामने एक साधु बैठे हुए थे। सुमित्रा उनको प्रणाम करती है। बाबा, मेरी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। आप कोई उपाय बताएं जिससे इसी साल मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। ये लो जल, इसे अपने हाथ में लेकर पूरे मन से भगवान को याद करो और अपने मन की बात उनको बोलो। देखना, अगली पूर्णिमा तक भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। सुमित्रा सच्चे मन से भगवान को याद करती है, लेकिन अभी भी उसके मन में बैंगन की ही बात चल रही थी। कोई वहां से बैंगन न ले जाए,
काश ये बैंगन का पौधा मेरे घर में होता। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। सुमित्रा बाबा को प्रणाम करती है और अपने घर आ जाती है। सुमित्रा उस पौधे को अपने घर ले आती है और उसमें से बैंगन तोड़कर उसका भरता बनाती है और बैंगन का पेड़ अपने आंगन में लगा देती है। अच्छा, तो आपने उस दिन भगवान से मेरी शादी की नहीं बल्कि बैंगन को मांगा था। आप भी ना माँ। ऐसे ही वो दोनों हंसने लगते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अब कल तो तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उन्होंने खुद तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। अब तो हर कोई हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। अगले दिन लड़के वाले सुमित्रा के घर आते हैं और रिश्ता पक्का होता है और कुछ ही दिनों में बड़े धूमधाम से तानिया की भी शादी हो जाती है। अब सुमित्रा अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गई थी। एक दिन सुमित्रा बैंगन के पेड़ के पास खड़ी थी और सोचने लगी, काश उस दिन मैंने बैंगन की जगह सोने के बारे में सोचा होता तो आज मैं और भी कहीं ज्यादा अमीर होती। उसके बाद सुमित्रा अपने बड़े से घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब सुमित्रा उठकर बैंगन को देखती है तो वहाँ उस बड़े से जादुई बैंगन की जगह बैंगन का छोटा सा पौधा था जो सुमित्रा ने लगाया था। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसे समझ आ गया था कि ये उसके ज्यादा लालच करने का नतीजा है।